रानी चटर्जी का दिल टूटा इंडस्ट्री में आने के बाद, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद पवन सिंह से उनका अफेयर था। हम अच्छे काफी दोस्त थे एक टाइम पे, हम लोग बातें करते थे फोन पे। मेरी मॉम को लगा कि नहीं, ये जो चीजें फोन पे जो बातें हो रही हैं सही नहीं है। जब मैंने पहली फिल्म की थी एज अ फीमेल ओरिएंटेड छुटकी दुल्हन, उस वक्त मुझे बहुत डोमिनेट किया गया था और रीजन भी यही था करने का कि जो स्टार्स की फिल्में थी उसमें मेरी कास्टिंग नहीं के बराबर ही होती थी। केबल स्टंट करते वक्त मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था सेट पे। एक्सीडेंट के बाद मैं 8 महीने के लिए बेड रेस्ट पे चली गई। वो फिल्म भी कंप्लीट नहीं हुई और मेरी जितनी भी मेरी फिल्में थी वो सारी मुझे छोड़नी पड़ी थी। ये 2017 की बात है। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि हम भोजपुरी एक्टर को बुलाया जाएगा, जानते हैं क्या लोग। तब तक भी मुझे ये नहीं था कि हिंदी इंडस्ट्री में हमें जानते हैं क्या। तो जब वहां मैं गई उसके बाद मुझे खतरों के खिलाड़ी ऑफर हुआ। मुझे लगता है कि शायद उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जिन फिल्मों में हमारे साथ होती है, फिल्म का क्रेडिट खुद ले जाते हैं। तो मुझे कुछ एक्ट्रेसेस को देख के बहुत ही बुरा फील होता है समटाइम कि वो लोग हैं काबिल तारीफ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे शेडो में है ना कि लोग ये कहते ही नहीं है कि वो अपने दम पर है और बोलते हैं आज तुम्हारा नामकरण कर दिया है मंदिर में मैंने। क्या सर, बॉलीवुड में रानी मुखर्जी, हमारे यहाँ रानी चटर्जी। अगर मुझे मौका दिया जाता कि आप अपना नाम चुनिए तो शायद तभी भी मैं इतना अच्छा नाम नहीं रख पाती। अच्छा, मैं अभी हाल में ना एक नई भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, उनसे बात कर रहा था, हीरोइंस पे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे भोजपुरी में ना हीरो सेंट्रिक फिल्में ही बनती हैं, हीरोइन सेंट्रिक फिल्में रानी मैम करती थी, अब जो है वो वैसी फिल्में नहीं बनती। तो ये आपने जो ट्रेंड शुरू किया उसका खात्मा कैसे हुआ? मतलब क्यों वुमेन सेंट्रिक फिल्में जो हैं वो बननी बंद हो गई? मैंने करना बंद किया और एक मैं ही थी। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली थी जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्में कर रही थी। बहुत सारी फीमेल ओरिएंटेड फिल्में आई, हाँ, पर शुरुआत मैंने की थी। शुरुआत आपने की थी और पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं, अगर एक बड़ी हीरोइन के तौर पे जो एक हिंदी बेल्ट में भी एक नाम बना, रानी चटर्जी, मतलब हम सब जानते थे कि रानी चटर्जी भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार जी। जब मैंने पहली फिल्म की थी एज अ फीमेल ओरिएंटेड छुटकी दुल्हन, उस वक्त मुझे बहुत डोमिनेट किया गया था और रीजन भी यही था करने का कि जो स्टार्स की फिल्में थी उसमें मेरी कास्टिंग नहीं के बराबर ही होती थी। हो भी जाती थी तो मैं निकाल दी जाती थी। तो जब मुझे वो फिल्म आई तो मेरी मॉम ने मैंने शायद आपसे जिक्र भी किया है आपके लास्ट इंटरव्यू में कि मेरी मॉम ने कहा करो। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कोई ट्रेंड शुरू हो जाएगा उस फिल्म से, बट ये ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ है मेरे करियर में। मेरी जितनी फीमेल ओरिएंटेड फिल्में आई वो सारी चली और ऐसा नहीं है कि मैं अकेले कर रही थी, और भी जितनी भी उस टाइम की एक्ट्रेसेस रही हैं उन सब ने इनफैक्ट बड़े बड़े बैनर के साथ काम किया है फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पे। बट वो ऑडियंस जो थी वो मेरी जो कम बजट की होती थी वो फिल्म को वो लोग सुपरहिट करते थे। और एक टाइम क्या आया, 2017 की बात है, मेरा एक्सीडेंट हो गया एक सेट पे। ये जिक्र मैंने कभी किया नहीं है। मेरी एक फिल्म थी जिसमें मेरा एक एक्शन सीक्वेंस था। चूंकि मैं एक्शन फिल्म में बहुत ज्यादा करती थी और अपने स्टंट भी मैं खुद ही करती आई हूँ। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि जितने भी स्टंट देखे होंगे वो मैंने खुद से करे, कोई ट्यूब इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो केबल स्टंट करते वक्त मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था सेट पे। और क्या होता है ना कि भोजपुरी फिल्म का एक लिमिटेड बजट होता है। हम लोग एक सीक्वेंस 10-10 दिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मोस्टली 2 दिन 3 दिन उसी में एक्शन भी करना है, डायलॉग्स भी करने हैं, मतलब सब कुछ उसी में कंप्लीट करना है। तो उस एक्सीडेंट के बाद मैं 8 महीने के लिए बेड रेस्ट पे चली गई। वो फिल्म भी कंप्लीट नहीं हुई और मेरी जितनी भी मेरी फिल्में थी वो सारी मुझे छोड़नी पड़ी थी। ये 2017 की बात है। एंड तब मैंने डिसाइड किया कि अपनी जान जोखिम में डाल के अभी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मुझे ऐसे बेड रेस्ट पे जाना पड़े, क्योंकि वो बहुत ही बुरा टाइम था मेरा 8 महीने जो मैंने। और मेरा घर क्या है ना 3 फ्लोर का है और मेरा जो कमरा है वो 3रे मंजिल पे है। तो मैंने 8 महीने सिर्फ 3 बार किस तरह से मेरी फैमिली ने मुझे नीचे उतारा है डॉक्टर के पास जाने के लिए। अदरवाइज मैं वो 8 महीने कमरे के अंदर ही बंद रही हूँ।
तो उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि किसी ने मुझे पूछा नहीं मैं कैसी हूँ। इनफैक्ट जिस प्रोड्यूसर की शूटिंग पर यह हादसा हुआ उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा। एंड आई रियलाइज कि नहीं, अपनी जान को जोखिम में डाल के मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि सफर मैंने और मेरी फैमिली ने किया। सो उसके बाद जब मैंने वापस शुरुआत करने की कोशिश, क्योंकि 8 महीना एक लंबा गैप है, मेरी जो फिल्में थी वो रिलीज हुई, उसके बाद मैंने कोई भी भोजपुरी फिल्म साइन नहीं की। तो जो आपने कहा ना कि जो रुकावट आया, तो वो 8 महीने में मैंने इतना कुछ समझा अपने बारे में। मोस्टली 2018 शुरू हो चुका था, एक्सीडेंट मेरा 2017 के जून में हुआ था, और 8-9 महीने मैं ऐसी रही। 18 शुरू हो गया और आई डिसाइड दैट टाइम कि चलो अभी कुछ डिफरेंट करते हैं। और सबसे पहले मैंने जो काम किया, सबसे पहले मैं बहुत मोटी हो गई थी उस वक्त, क्योंकि इतनी दवाइयां ली, रेस्ट लिया, मैंने वर्कआउट शुरू किया। और 2018 आते आते मैंने 1 या 2 ही कोई फिल्म की, वो भी मैंने फैमिली ड्रामा फिल्म की। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये जो जल्दबाजी में जो मैं एक्शन सीक्वेंस करती हूँ और कि 20 दिन में फिल्म कंप्लीट करनी है, प्रोड्यूसर को उससे फायदा होता है, बट मेरा क्या। तो उस वजह से मैंने एक्शन फिल्मों को ऐसे बाय किया और फैमिली ड्रामा पे आ गई। बट वजन कम करने का एक फायदा जो हुआ मुझे, कि वजन कम करते शायद मेरे लिए वो जो झटका था एक्सीडेंट, वो इसलिए था कि मैं अपने आप को थोड़ा और ग्रोइंग की तरफ लेकर जाऊं। वरना मैं 15-16 साल से एक ही इंडस्ट्री में एक्शन फिल्में करती जा रही थी, कंटिन्यू करती जा रही थी, किसी और इंडस्ट्री की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया था। मुझे ऑफर्स आते थे बट नहीं आया, इतनी बिजी, वहां क्या जाएंगे, ऐसा वाला मेरा माइंडसेट था। बट 2018 आते आते मुझे कपिल के शो के लिए बुलाया गया। मैंने जब वहां विजिट किया तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि हम भोजपुरी एक्टर को बुलाया जाएगा, जानते हैं क्या लोग, तब तक भी मुझे ये नहीं था कि हिंदी इंडस्ट्री में हमें जानते हैं क्या। तो जब वहां मैं गई, उसके बाद मुझे खतरों के खिलाड़ी ऑफर हुआ। सो मुझे लगा कि शायद ये जो एक मेरा जो ये रुकावट थी ना, ये इस वजह से थी कि मैं अपने बारे में कुछ सोचूं, नए रास्ते चुनूं अपने लिए। और खतरों के खिलाड़ी के बाद तो फिर मैं मुझे हिंदी में मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए। नो डाउट मुझे मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री से भी बहुत ऑफर्स होते हैं, मैंने बीच बीच में फिल्में भी की हैं। बट मेरा फिर रुझान, क्योंकि जब आपको एक अलग इंडस्ट्री आपको वेलकम करती है, तो इसका मतलब है कि आप एक सीढ़ी ऊपर जा रहे हो, तो इस वजह से रुकावट हो गई। और फिर लॉकडाउन आ गया, 2019 के बाद लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन के वक्त थिएटर्स बंद हो गए। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब क्योंकि एक्शन ड्रामा जो फिल्में होती हैं वो थिएटर्स की होती हैं, वो फिल्मों, ये टीवी की फिल्में नहीं है। फिर लॉकडाउन के बाद टीवी आ गई, सो इस तरह से रुकावट आ गई। अच्छा, एक आज जो मैं ट्रेंड देखता हूँ भोजपुरी में खास तौर पे, कि 2-3 बड़े हीरो हैं जो चल रहे हैं, उनके साथ बड़ी हीरोइन कम दिखती है, या तो तब दिखती है या उनकी खास दोस्ती है, या फिर नहीं दिखती है। छोटी हीरोइन होती है जिसको अपने हिसाब से बुलाते हैं, अपने हिसाब से नचाते हैं और इस सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। तो नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपके जैसी हीरोइंस, या जो कहीं ना कहीं जिनका एक नाम है, ठीक है, उनको क्यों नहीं पचा पाते हैं? मतलब क्यों उनको जो है, या फिर एक पूरा करने दीजिए, या फिर बड़ी हीरोइन अगर काम कर रही है तो उसमें छोटा हीरो है, जी, यही ट्रेंड है जी, जो मैं मोटे तौर पे देख रहा हूँ। आपको बड़ी जोड़ी देखने को नहीं मिल रही है? नहीं मिलती। इसके 2 रीजन हैं। पहला तो ये रीजन है कि जैसे मैं अपनी बात करूंगी, आपने कभी भी मेरी फिल्म में बहुत ज्यादा जो हमारे इंडस्ट्री के जो मेल स्टार्स हैं उनके साथ आपने नहीं देखी होंगी। मैंने उनके साथ तब फिल्में की हैं जब वो लोग का स्टार्ट हुआ था फिल्मों में। सिंगर्स तो वो लोग पहले आपने बिल्कुल आपने सबके साथ काम किया जी। लेकिन जैसे वो लोग स्टार बन जाते हैं, बन गए, उसके बाद आपने मेरी एक भी फिल्म नहीं देखी होगी उन लोगों के साथ। वजह? इसकी वजह ये है कि मे बी शायद मैं उनकी पसंद नहीं रही हूँ, और ऐसा मुझे लगता है कि जो फिल्में उन लोगों ने मेरे साथ की, उन फिल्मों की हीरो एक्चुअल में मैं ही रही। जैसे नागिन में, मैं नागिन टाइटल रोल में थी मैं,
पवन जी की जो फिल्मों की शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत कहेंगे जिससे, तोहार ने के कोनो जोड़ तो बेजोड़ बाड़ू, वो भी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी। सो मुझे लगता है कि शायद उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जिन फिल्मों में हमारे साथ होती है, ये फिल्म का क्रेडिट खुद ले जाती है या फिर आउटशाइन कर देती है। या और सेकंड रीजन ये कि कोई भी प्रोड्यूसर का ये माइंडसेट है कि पैसा हम एक ही स्टार को देंगे। ये भोजपुरी का है। अगर रानी चैटर्जी आ गई है तो ठीक है, कोई नया लड़का ले लेते हैं। अगर कोई बड़ा हीरो आ गया है तो कोई नई लड़की, या फिर उस हीरो ने जिसको रिकमेंड किया है वो होगी। और अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी हीरो ने कभी रिकमेंड नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों की फेवरेट नहीं रही हूँ। वो लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, बट मैं क्या कह सकती हूँ। चाय कॉफी नहीं पीने जाती हैं आप? नहीं। नहीं, मेरी उन लोगों से उतनी दोस्ती भी नहीं रही है। मैंने जो शुरुआत की ना इंडस्ट्री में, भोजपुरी के स्टार्टिंग के दौर में 5 साल ना बॉलीवुड के लोग ही काम कर रहे थे। तो मैंने वहां पे उन लोगों के साथ मैंने जो सीखा, इतनी प्रोफेशनल तरीके से मैं काम करती हूँ कि सेट पे ही मैं एक्टर को के साथ दिखूंगी, अदरवाइज पैकअप के बाद मैं नहीं दिखूंगी। शायद ये सब जो एक मेरा तरीका है काम करने का, मे बी इस वजह से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती यारी नहीं हो पाती है। और मुझे इस बात का कोई गम भी नहीं है, क्योंकि शायद अगर उन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया होता तो आज जो मैं गर्व से कहती हूँ कि जो मैं हूँ अपने दम पर हूँ, शायद ये मैं नहीं कह पाती। और मुझे कुछ एक्ट्रेसेस को देख के बहुत ही बुरा फील होता है समटाइम कि वो लोग हैं काबिल तारीफ, वो है टैलेंटेड, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे शेडो में है ना कि लोग ये कहते ही नहीं है कि वो अपने दम पर है, कहते हैं इस शेडो की वजह से। सो मुझे कभी कभी अच्छा भी लगता है कि चलो अच्छा है, थैंक गॉड कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मत करो पसंद, अच्छी बात है। आपने शुरुआत कैसे की थी? मतलब बचपन से हीरोइन ही बनना था या कुछ था, बाय चांस बनी? नहीं, मैं बाय चांस बनी। हाँ, मुझे नाम भी आपका कुछ और था? नाम भी मेरा कुछ और था। मैंने काफी बार शेयर भी किया है ये। और हीरोइन बनने का तो नहीं सोच सकती थी कभी भी बचपन में, क्योंकि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ जहाँ मम्मी पापा दोनों काम करते हैं, तब जाके हमारा घर चल पाता था। और हम 2 बहनें 1 भाई हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई तभी हो पाई जब मेरी माँ ने भी काम शुरू किया था। सो बचपन से डांस का शौक था। और कहते हैं ना कि जब अगर मेरी कभी कहानी लिखी जाएगी, बायोग्राफी क्या कहते हैं उसे, बायोग्राफी लिखी जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि कोई फिल्मी कहानी चल रही है। एक लड़की जिसको डांस करने का शौक है, जिसका पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, और उसको अचानक से कोई देखता है और कहता है कि इस पते पर जाओ और मिल लेना जाके। ये किसने देखा था? ये के गोस्वामी जी ने देखा था। अच्छा। शॉर्ट हाइटेड, बिल्कुल, मैंने इंटरव्यू किया है उनका, वेरी पॉपुलर। एंड वो हमारे फैमिली फ्रेंड में भी थे। मम्मी पापा से भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी, क्योंकि उनके शोज आते थे, विकराल गबराल ऐसे, तो काफी फैन थी मैं उनकी। और उन्होंने मम्मी को दिन कहा कि इस पते पे जाइए और बोलिए मैंने भेजा है। तो मम्मी ने बोला क्यों? बोला कि यार एक फिल्म बन रही है, उसमें ये बहुत अच्छी एक्टिंग करेगी, मुझे पता है। वो मुझे बचपन से बोलते थे तुम तो एक्टर ही बनोगी, और मैं कहती नहीं अंकल नहीं, ऐसे होता था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। सो जब मैं गई और उन्होंने मुझे 1-2 सवाल किए, अजय सिन्हा जी जो हमारे डायरेक्टर थे, एंड मैं कॉन्फिडेंट लड़की थी बचपन से ही। मैंने कहा मैं कर लूंगी। उन्होंने एक ही पूछा एक्टिंग कर लोगी? कहाँ कर लूँ। एंड बस उसके बाद वो प्रोसेस होता गया। और जब तक हम ट्रेन में नहीं बैठे ना, गोरखपुर जाना था हमें, और पहली बार मुंबई से मैं कहीं जा रही थी, फर्स्ट टाइम। तो जब तक ट्रेन में हम बैठे तब तक भी था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। वहां गए, जब कैमरा फेस किया पहली बार, तो नो डाउट मैं नर्वस थी। और वहां जाके मुझे मालूम पड़ा कि मेरी फिल्म के जो हीरो हैं वो तो बहुत बड़े सिंगर हैं, मनोज तिवारी जी। सो मैं उनसे वहां पहली बार मिली। बट ये एक फिल्मी कहानी की तरह ही लगेगा कि अचानक से फिल्म मिल गई। और मजे की बात यह है कि वो फिल्म एक माइलस्टोन वाली फिल्म होने वाली थी, हिस्ट्रिकल फिल्म होने वाली थी, और उस फिल्म का हिस्सा मैं बन गई। तो ये एक फिल्मी कहानी की तरह लगता है मुझे। उस फिल्म से नाम बदला था? जी हाँ जी। वहां पर ये भी हुआ कि पहला दिन 3 नवंबर मेरा जन्मदिन था उस दिन, और मुझे मेकअप वगैरह करके गोरखनाथ मंदिर में ले जाया गया कि एक रूम दे दिया गया, आप यहीं बैठिए, यहीं पे मुहूर्त होना है फिल्म का। और मेरी मम्मी की हालत ऐसी थी कि मेरी मॉम तो मतलब था कि
ये बस मेरी नाक न कटा दे वहां जाके, हाँ, बार बार पूछ रही है तुम एक्टिंग कर लोगी ना, तो हो जाएगा ना, तुम नाक तो नहीं कटाओगी, हाँ। बेइज्जती तो नहीं करोगी। हाँ। यही कॉन्वर्सेशन चल रही है, हाँ। सडनली अजय सिन्हा जी आते हैं एंड ही इज लाइक ओ माय गॉड इतनी सारी भीड़ आ चुकी है यहाँ पे, पता नहीं था इतनी सारी भीड़ आ जाएगी, क्योंकि मनोज तिवारी जी बहुत फेमस सिंगर बिल्कुल थे। बिल्कुल। तो कहा कि बेटा मुझे ना एक शॉट लेना है भोलेनाथ बाबा की मूर्ति के सामने, तुम सर पटकती हो, तो देखो तुम ना अपना, बहुत मीडिया आई हुई है, तो तुम यहाँ पर अपना जो नाम है वो बताना मत। हो सकता है वो एक शॉट के लिए यहाँ के पुजारी थोड़ा सा शायद मना कर दे। तो मेरी मम्मी ने पूछा कि फिर क्या नाम बोलेगी ये, उन्होंने कहा कि ऐसे से किया, बोला कि फिल्म का नाम, कैरेक्टर का नाम रानी है, आज रानी बोल दो। हम लोग ओके। एंड जब मैं सेट पे पहुंची, जिंदगी में मैंने पहली बार इतने सारे लोग एक साथ देखे थे। मैं ऐसे ही बैठी हूँ और ऐसी राउंड में मीडिया थी, मैं ऐसे 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 और मेरी मम्मी मेरे पीछे खड़ी पकड़ के मुझे ऐसे, वो लोग मुझसे पूछे जा रहे हैं एंड दे आस्क मी कि आपका नाम क्या है, मैंने कहा रानी। रानी रानी ये छप गया। और सेकेंड डे भी मैं गोरखनाथ मंदिर में ही शूट कर रही हूँ। सेट पे मैं खड़ी हूँ और बोलते हैं आज तुम्हारा नामकरण कर दिया मंदिर में मैंने। क्या सर? बॉलीवुड में रानी मुखर्जी, हमारे यहाँ रानी चटर्जी। मैंने कहा अच्छा, उस वक्त था कि अच्छा ठीक है। माइंड में ये था कि ये फिल्म कौन देखेगा, ये फिल्म कहाँ लगेगी, और मुंबई में तो किसी को पता चलेगा नहीं, तो क्या पता चलेगा नाम क्या है क्या नहीं है। इसी माइंडसेट से शूटिंग कंप्लीट करते हैं, हम लोग चले जाते हैं बॉम्बे वापस। कुछ पैच वर्क था जो मुंबई में 3-4 दिन शूट किया हमने उस फिल्म का, और फिर मैं भूल गई कि मैंने कोई फिल्म की है। बैक टू स्कूल, मेरे 3rd स्टैंडर्ड के एसईसी के एग्जाम आने वाले थे, तो स्कूल का भी माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि सबको पता चल गया था कि शूटिंग करके आई है। सो प्रिंसिपल ने देखा कि सर टीचर्स भी मुझे पढ़ाने के बजाय इसी बातचीत में है शूटिंग कैसे होती है, मनोज तिवारी ने कैसे एक्टिंग की तुमने, तो और मैं ऐसे, ये चल रहा है, ये माहौल है 2 दिन तक स्कूल में। सो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटा देखो ये 3rd स्टैंडर्ड का एग्जाम है, स्कूल की रेपुटेशन की बात है, तुम्हारे चक्कर में कोई नहीं पढ़ रहा है, तो बेटा तुम ना प्राइवेट कर लो, तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा। अब लेकिन मैं कहाँ ही प्राइवेट करने वाली थी, मैंने कहा अच्छा है, जान छूटी, चलो। जान छूटी एंड मैं भूल गई, घर पे रहने लगी। और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर क्या हुआ ना, ये किस्सा मैंने कभी बताया नहीं है, और लोगों को लगता है कि मेरा डेब्यू जो है वो एल्बम के थ्रू हुआ है। ये मुझे कई लोगों ने पूछा है, मैं आज इस बारे में भी बता देती हूँ। मनोज तिवारी जी का फोन आया मुझे फिल्म रिलीज के पहले। फिल्म रिलीज मई में हुई एंड मुझे नहीं पता है कि फिल्म में क्या मैंने किया है और मैं क्या दिखूंगी, और मुझे ये भी पता नहीं है कि एज अ हीरोइन डेब्यू कितनी बड़ी बात होती है, मतलब ये सबसे कोई नॉलेज नहीं है। मनोज जी ने कहा मेरा होली का एक एल्बम आ रहा है, करोगी? तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी, और मैंने जाके शूट कर लिया उनके साथ। वो गाना रिलीज हो गया, गाना मनोज जी हिट सिंगर थे ही, गाना सुपर हिट हो गया। सो अजय सिन्हा जी का कॉल आया और कहा कि घर पे आइए। मुझे मम्मी को बुलाया घर पे, और तभी वीसीआर का जमाना था, सीडीज तभी आई नहीं थी, वीसीआर। उन्होंने वीसीआर में कोई टेप डाली और कहा सिर्फ देखो मेरा मंदिर का सॉन्ग जो मैंने शूट किया था। आई एम लुकिंग लाइक ओ अरे मैं, और उन्होंने बंद किया दिखाने के बाद और कहा कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बनने वाली हो, तुम क्या होने जा रही हो, और तुमने एल्बम कर लिया जाके। मैंने कहा सर एल्बम नहीं करना चाहिए था। बहुत डांटा उन्होंने मुझे, बहुत डांटा, मेरी मम्मी को मुझे इतना डांटा, कहा फिल्म रिलीज से पहले अब एक जब तो नजर नहीं आनी चाहिए मुझे। कहा ओके, बट फाइनली फिल्म रिलीज हुई, और जब फिल्म रिलीज हुई तो तभी भी मालूम नहीं था कि फिल्म चल रही है नहीं चल रही। मैं मुंबई में रहती थी। फिर मुझे बुलाया गया कि प्रमोशन में, मुझे लगता है कि मई में रिलीज हुई है फिल्म, और प्रमोशन मैंने शुरू किया था जून जुलाई में। तो जब मैं वहां गई और मैंने देखा कि वो गॉड, लोग पागल है फिल्म के लिए, और वो फिल्म चल गई। तभी भी ऐसा है वहां पर सब रानी 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 रानी, तो जी रानी जी, रानी का नमस्कार, रानी का नमस्कार, रानी का नमस्कार, ऐसे चल रहा है। तभी भी यही है कि मुंबई में किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है, वेरी कॉन्फिडेंट।
बट जब मैं मुंबई आई 2-3 महीने लगातार प्रमोशन किया हमने उस फिल्म का, मैं, मनोज जी और उसमें एक और एक्टर थे सूर्या। लेकिन जब मैं मुंबई आई और मुंबई में भी लोग मुझे पहचानने लगे, तब पता चला कि ओ ये तो भाई बहुत बड़ी हिट हो गई है, अब स्टार बन गई है। हाँ, ऐसा फील हुआ कि ओके अब मुझे लोग जानते हैं। असली नाम क्या है आप? सबिया शेख। तो अब जब कोई असली नाम से बुलाता है, मम्मी रानी बुलाती है या मम्मी? मेरी फैमिली जब बाहर निकलती तो रानी बुलाते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होता है कि नहीं, आई? नहीं, मुझे मेरा नाम सुनना अच्छा लगता है। सबिया जो है, नाम तो हमारी पहचान होता है, हमने या, बचपन से उसे सुन के हम बड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा और अचानक से वो बदल जाए, हालांकि स्टार्स के साथ ये नॉर्मल है। देखिए क्या है ना कि बहुत कम एज में ये जो चीजें इतनी जो चेंज हुई मेरी लाइफ में, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं स्टार बनने वाली हूँ। सडनली जिंदगी ऐसी है तो ऐसी होने वाली है। वो सब कुछ करते करते वो समझ नहीं आया और लोग मुझे रानी नाम से बुलाने लगे। और मुझे कभी कभी लगता है कि अगर मुझे मौका दिया जाता कि आप अपना नाम चुनिए तो शायद तभी भी मैं इतना अच्छा नाम नहीं रख पाती। रानी नाम मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन सम टाइम आई मिस माई रियल नेम सबिया। और मैं कुछ लोगों को बोलती रहती हूँ कि कॉल मी सबिया, कॉल मी सबिया, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सबिया की जो एक आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं गुम हो गई है। और मे भी आगे, मैंने तो आपको मैं एक बात बताऊंगी, आप हंस पड़ेंगे। सबिया नाम से इतना प्यार है मुझे, मैंने एक दिन एक आईडी खोली स्नैपचैट पे, मैं स्नैपचैट पे हूँ नहीं, और मैंने सबिया नाम डाला वहां और फोटो अपनी डाल दी, तो स्नैपचैट ने रिजेक्ट कर दिया वो कि आप किसी और का तस्वीर इस्तेमाल कर रही हैं। ये तो पता चल गया ना पॉपुलैरिटी कितनी जबरदस्त है। उसने रिजेक्ट कर दिया कि आप किसी और का फोटो इस्तेमाल कर रही हैं, आपकी आईडी नहीं होगी, अप्रूव नहीं होगी। पहले समझ नहीं आया, 2 बार 3 बार, ओ रानी चैटर्जी, पुट माय पिक्चर देयर एंड इट्स ओके। तो ओ तो सबिया के लिए लगता है कि अगला जन्म लेना पड़ेगा भी सबिया नाम के लिए। अच्छा, अपने बारे में गूगल करती? यस, एवरी डे। कौन सा र्यूमर ऐसा या कौन सा ऐसा आर्टिकल पढ़ा जो लगा कि बिल्कुल झूठा है? मुझे एक आर्टिकल से बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ क्या मतलब, मुझे बहुत गुस्सा आता है और ये आर्टिकल पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता है। लोग मेरी उम्र को लेके ना, इनफैक्ट जो यूट्यूबर्स भी हैं, जो कभी वो लोग बनाते हैं कि आइए जानते हैं कौन सी हीरोइन किस उम्र की है, तो वो लोग भी पर्सनली कभी ये पता करने की कोशिश नहीं करते हैं। मतलब गूगल के हिसाब से मैं 45 ईयर की हूँ, और जब मैं किसी को कहती हूँ नहीं यार मैं 45 ईयर की नहीं हूँ, तो कहते हैं हमने गूगल पे देख लिया है। गूगल पे तो आधी ज्यादा सीधी गलत है। मैं कहती हूँ जिंदा इंसान यहाँ बता रहा है अपने बारे में, उस पे किसी को बिलीव नहीं है, गूगल ने बता दिया है तो बिलीव हो गया। तो इस आर्टिकल से मुझे बहुत चिढ़ होती है, क्योंकि लड़कियों की उम्र को लेके पैसे भी बात नहीं करनी चाहिए, और करो तो आप रियल एज को लेके बात करो, खामा बुढ़ा बना रखा है मुझे। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आता है। और लोग लिखते हैं 45 साल की उम्र में रानी चैटर्जी ने अभी तक शादी नहीं की, 45 साल की हो गई है। अरे मैंने इसलिए पूछा, मैं जब आज आ रहा था ना तो मैंने डाला रानी चैटर्जी, मैंने कहा देखता हूँ क्या चल रहा है। हमारे जर्नलिस्ट की तो आदत है ना कि हम देखेंगे कि भाई क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो एक आर्टिकल आया जिसमें था कि फैन ने रानी चैटर्जी को पवन सिंह से शादी करने की सलाह दी, और उन्होंने दिया बड़ा जबरदस्त जवाब। याद है आपको जवाब क्या दिया था आपने? बहुत पुरानी न्यूज होगी ये तो, मुझे याद नहीं है मैंने क्या आंसर किया था, आप ही बता दीजिए, उसमें लिखा भी कुछ था, लेकिन उसके नीचे यार जो लिखा था मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। रानी चैटर्जी का दिल टूटा इंडस्ट्री में आने के बाद, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद पवन सिंह से उनका अफेयर था और उनका इशारा जो है उन्हीं की तरफ था। ऐसा था कभी? देखिए हम अच्छे काफी दोस्त थे एक टाइम पे, मतलब 2-3 महीने की बड़ी अच्छी दोस्ती। बहुत कम एज उनकी भी मेरी भी। हम लोगों ने एक फिल्म साथ में की, हम लोगों की वहाँ पे दोस्ती, हम लोग बातें करते थे फोन पे, बट ये फोन के अलावा आगे बात कभी बढ़ी नहीं। लेकिन चूंकि मैं एक जस्ट 18-19 ईयर की ही थी, 2009 या 8 की बात है ये। सो मेरी मॉम को लगा कि नहीं, ये जो चीजें फोन पे जो बातें हो रही हैं सही नहीं है, और मेरी मॉम ने
पवन जी को कहा कि मेरी बेटी से बात नहीं करनी है आपको, कोई फोन वोन नहीं करना है, और पवन जी रिएक्ट कर गए थे जहां पर भी थे वो। तो बात ये हुई कि जो थोड़ा सा जो एक बातचीत इनिशिएट जो हुआ था उसकी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी ये मेरे मॉम के कॉल की चर्चा हुई इंडस्ट्री में। और वो कहते हैं ना कि ब्रेकअप हो गया ऐसा वाला जो, और मेरी लाइफ में पहली बार मैं अपने बारे में ऐसा सब सुन रही थी इंडस्ट्री में। मुझे जान से मारने की धमकी आई थी 2011-10 की बात है, और उसमें जो मुझे धमकी दे रहा था उसने ले लिया था पवन जी का नाम। सो ये बात तब मीडिया में आई कि ओ इन लोग का कुछ था और फिर अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरी मॉम ने उस वक्त पवन जी को मे बी फोन करके बोला कि आप बात मत कीजिए, अपने बारे में वो बातें सुनना जो आपने किया ही नहीं है। तो वो पवन जी के साथ ही मैक्सिमम फिल्में थी मेरी, और मैं घर बैठी थी, और उसके बाद मैंने सारी फिल्में छोड़ दी। हर सेट पे मेरे बारे में बात हो रही थी, तो उस दौर ने भी मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। ओ गॉड, यहाँ लोग जो आपके चेहरे पर हैं वो नहीं है ऐसे।